हाँ। डिस्टेंस है इसके और इसके पास में। चौमासी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित कालीमठ घाटी का आखिरी गांव चौमासी। केदारनाथ धाम जाने के लिए यह एक बहुत ही पुराना और दुर्गम रास्ता माना जाता है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। और इस बार हमने कालीमठ से होते हुए चौमासी से केदारनाथ धाम के लिए पैदल यात्रा शुरू करी। दोस्तों, चौमासी पहुंचने के लिए आपको कालीमठ से जीप अथवा ट्रैकर बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। चौमासी पहुंचकर हमारी मुलाकात लोकल गाइड मदन तिंदुरी जी से हुई, जिनकी गाइडेंस में हमने अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करी। दोस्तों, यह नदी काली गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके किनारे से होकर यात्रा की पहली चढ़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआती ट्रैक में ही आपको कई प्रकार के बेहद ही खूबसूरत वाटर सोर्स देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, यह रास्ता बेहद ही खास है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा में फंसे हुए कई लोगों को सुरक्षित निकालने में इस रास्ते की अहम भूमिका रही थी। वैसे तो चौमासी गांव के लोग केदारनाथ और मननी दर्शन के लिए इस रास्ते का उपयोग वर्षों से करते आए हैं। कत्या पल्या थी तुम्हारा पापा? कत्या थी ने? 20-25 है? जा 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 ढेबरा का चिन्ह तुम्हारा? अच्छा, जा 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 जा। करीब 5:30 बजे हम दिवली पहुंचे। वैसे तो आज हमारा टारगेट छिपी बुग्याल पहुंचने का था, पर बरसात के चलते हमें यहीं रुकना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे ट्रैक में रुकने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में हम एक छानी में रुक गए, जो भेड़ पालकों द्वारा बनाई गई थी, जिसकी जानकारी हमारे गाइड साहब को पहले से ही थी। इसलिए हम अपने साथ खाने के लिए कुछ राशन और सोने के लिए स्लीपिंग बैग्स साथ लेकर चले थे। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था और ऐसे में हमें इस जगह को ठीक से देखने का मौका मिल गया। पूरी रात भेड़ों की आवाज हमारे कानों में गूंजती रही। रात को कौन था? आप थे? हम इसी ब्लू शेड में सोए थे। नींद तो ठीक से नहीं आई, लेकिन शरीर को एक लंबा रेस्ट जरूर मिल गया।
तो ये हैं हमारे बोडा जी, जो इस छानी के केयर टेकर हैं और पेशे से चरवाहे भी हैं। इन्हीं की तरफ से हमारे ठहरने और भोजन की व्यवस्था की गई थी। अब वक्त हो चला था कि इस जगह से इजाज़त ली जाए। सुबह की चाय पीने के बाद एक सेल्फी लेते हुए हम छिपी की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, आगे रास्ते में हमें 2 पहाड़ी डॉग मिले, जिन्हें मैं प्यार से पहाड़ी भालू भी कहकर बुलाता हूँ। चरवाहे इनको हमेशा अपने साथ रखते हैं, जो भेड़ों बकरियों की लेपर्ड से सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही उनको भगाने में सहायक भी होते हैं। क्योंकि लेपर्ड गले पर हमला करते हैं, इसलिए इनकी गर्दन पर टीन का कांटेदार पट्टा इनकी सुरक्षा के लिए बांध दिया जाता है। एक नज़र इस रास्ते पर भी डालें, जो सीढ़ीनुमा खड़ी चढ़ाई पार करके छिपी बुग्याल तक पहुंचता है। दिखा दे। सुबह करीब 7:15 बजे हम छिपी बुग्याल में प्रवेश कर गए थे और यहाँ पहुँचते ही हमारी मुलाकात एक और पहाड़ी भालू से हुई, जो हमारे बाहुबली मित्र को देखकर घबरा गया था। दिउली की तरह यहाँ पर भी चरवाहों की छानी बनी हुई थी और हमारा आज का प्लान कुछ देर यहाँ रुककर भोजन करने के बाद भीमबली की ओर आगे बढ़ने का था। तो अभी हैं छिपी बुग्याल में और हम लोग करीब 7:15 बजे छिपी बुग्याल पहुंच गए थे और कल रात हम दिउली में रुके थे। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं निखिल भाई और हमारे साथी चिराग भाई बैठे हुए हैं, जो चाय का आनंद ले रहे हैं। और बुग्याल आप देख सकते हैं पीछे, पूरा बुग्याल किस तरह से है। छिपी बुग्याल का सौंदर्य बेहद ही खूबसूरत और सुकून देने वाला था। चारों तरफ घास का मैदान, हरे भरे पेड़ और चटक नीले आसमान के नीचे बनी चरवाहों की छानी में रुकने का एक अलग ही एहसास हो रहा था। इधर हमारे मित्र निखिल भाई काफी रिलैक्स लग रहे थे और चरवाहों के साथ गुफ्तगू में व्यस्त थे। उधर मैं पहाड़ी भालू से छेड़खानी कर आनंद ले रहा था। भालू किसी को कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये बाघों को छोड़ता नहीं, गुंडार का दुश्मन है। सबसे बड़ा वही हुआ भालू क्या खाएगी बोलू। दिन के भोजन की तैयारी हो चुकी थी और गर्मा गर्म दाल चावल हमारा इंतजार कर रहे थे। ऐसे में बिना समय गवाए हम भोजन पर टूट पड़े। इधर हम अपने भोजन का आनंद ले रहे थे, उधर भेड़ बकरियां और खच्चर भी अपने चारे का स्वाद ले रहे थे। दूसरी तरफ पहाड़ी भालू बब्बर शेर की तरह आसन लगाए बैठा था। महाशय धूप सेकने में इतने व्यस्त थे कि लाख पुचकारने पर भी भाव नहीं दे रहे थे। एक भालू तो बुरा ही मानकर चला गया। मान गया बुरा वो ना जाने क्यों, पर कैमरे के सामने आते ही सारे भालू नजर फेर लेते थे। पर मैंने हार नहीं मानी और कई प्रयासों के बाद एक सही पिक्चर आखिरकार निकाल ही ली। और ये बैठे हैं निखिल भाई एक और भालू के साथ, छोटा भालू, वो भी बुरा भालू बुरे बुरे मजा आ रहा है व्हाइट भालू के साथ। दोस्तों, सीजन टाइम पर बुग्यालों में इतनी भेड़ों का दिखना आम बात होती है। दरअसल बरसातों के समय घास ताजी रहती है और गांव के लोग अपनी अपनी भेड़ें साथ ही कुछ धनराशि देकर
चरवाहों को सौंप देते हैं ताकि उनका पालन पोषण सही से हो सके। कुछ महीने भेड़ों को चराने के बाद चरवाहे उन्हें गांव वालों को वापस कर देते हैं और यही प्रक्रिया वर्षों से चलती आ रही है। नहीं, ये नहीं। तो छिपी से विदा लेने का वक्त हो चला था। अब हमें इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ के इसे क्रॉस कर रेका बुग्याल पहुंचना था। बिना समय गंवाए हम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ चले। अब हमें रेका तक 8 किलोमीटर का ट्रैक तय करना था। दोस्तों, यह रास्ता सीधा केदारनाथ की ओर जाता है, जिसमें पहले खाम बुग्याल फिर हथनी बुग्याल की खड़ी चढ़ाई पार करके केदारनाथ धाम पहुंचा जाता है। चूंकि हमें रेका पहुंचना था, इसलिए हम सीधा न जाकर बाईं तरफ के ट्रैक से ऊपर की ओर आ गए। अब यह आखिरी चढ़ाई है जो रेका बुग्याल पहुंचकर खत्म हो जाती है। तो आगे की जानकारी आपको निखिल भाई अपनी व्लॉगिंग स्टाइल में देंगे। पहुंच गए हम रेका बुग्याल और शुरू किया था हमने कल रात के पड़ाव से अपने, जिसका नाम था द्यूली, और वहां से बहुत ही हल्के फुल्के गिरते पड़ते हम यहाँ पहुंचे। 8 घंटे हमने लगा लिए। 8 घंटे 8 किलोमीटर के 8 किलोमीटर के, तो 1 घंटे में 1 किलोमीटर कर रहे हैं। तो यह है हरा भरा रेका बुग्याल और हम इसी ट्रैक पर चल के ऊपर से नीचे की ओर आए हैं। मौसम अगर साफ हो तो यहाँ से दिखने वाले नज़ारे बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। खैर, हमारे पास समय कम था और अब हमें शाम होने से पहले भीमबली पहुंचना था, जिसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रह गई थी। रेका बुग्याल क्रॉस करते ही रास्ता थोड़ा फ्लैट हो जाता है और कुछ कदम चलने के बाद यही रास्ता तीव्र ढाल का रूप ले लेता है, जो इन विशाल पर्वतों को पीछे छोड़ घने जंगलों के बीच से होकर हमें केदारनाथ मेन मार्ग पर ला खड़ा करता है। लो जी, रेका बुग्याल से चलते हुए आखिर हम पहुंच गए हैं बिल्कुल केदारनाथ के मेन रास्ते पर। और जो नीचे आपको थोड़े ढांचे से दिख रहे हैं, जो कि यहाँ के ढाबे हैं, वो हैं आपके रामबाड़ा के। ये क्या हुआ? भीमबली। तो रामबाड़ा की तरफ, अच्छा यहाँ से 1 किलोमीटर आगे ये है भीमबली। हाँ, उसके बाद आज हम शाम तक अंधेरे होने से पहले पहले यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ठीक ठाक स्पीड रही, उतनी ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। और इसके बाद तो फिर सीधा वही जो केदारनाथ का मेन रास्ता है, उससे आप सीधा मंदिर पहुंच सकते हैं, जो सीढ़ियां बनी हुई हैं, पूरा रास्ता है, दुकानें हैं। तो अभी नीचे जाके दृश्य दिखाते हैं थोड़ा। दोस्तों, यह रास्ता 2013 की आपदा के समय बनाया गया था, जो भीमबली से खाम जोड़ा गया था, जिसमें NIM नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी की खास भूमिका रही थी। पिछली रात हम थकान के कारण छोटी लिंचोली में ही रुक गए थे। सुबह घोड़े खच्चरों की आवाज के चलते हमारी नींद जल्दी ही टूट गई और करीब 6:30 बजे हम केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। बात यह है कि उसको बैलेंसिंग तरीके से लेके जाना।
2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम बड़ी लिंचोली जा पहुंचे। यहाँ पहुंचकर कुछ सुंदर दृश्य हमने अपने कैमरे में कैद कर लिए। तो लिंचोली से ऊपर आ चुके हैं और अब 1 घंटे का रास्ता और बचा है केदारनाथ जी के लिए। और बहुत ही आनंद और बहुत ही अच्छा मौसम है इस समय, आनंद आ रहा है। जय भोलेनाथ और हर महादेव। पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपदा के बाद बड़ी लिंचोली एक प्रमुख स्थान के रूप में उभर के सामने आया है, जहां पर प्रशासन द्वारा ज्यादातर यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था की गई है। या यूं कहें, यह पूरा एरिया एक कैंप के रूप में विकसित किया गया है, जहां पर प्री फैब्रिकेटेड हट्स, टेंट्स और जीएम विन हाउस देखने को मिल जाते हैं। साथ ही यहाँ पर मेडिकल सुविधाएं, हेलीपैड एवं शौचालय भी बनाए गए हैं। आपदा के बाद केदारनाथ के नव निर्माण और वहां के जनजीवन को बसाने में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिन्होंने करीब 4.5 सालों तक भारी बर्फबारी और वर्षा में डटे रहकर इस दिव्य घाटी के कायाकल्प में जबरदस्त सहयोग कर यात्रियों के लिए पहले से सुरक्षित नए मार्ग का निर्माण किया है। दोस्तों, इस यात्रा के अंतिम 8 किलोमीटर में कुछ किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामने दिख रहे हिमखंड केदार पर्वत का आकर्षण आगे बढ़ते रहने में विवश कर देता है। यहाँ है आपदा के कुछ गहरे निशान, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल प्रलय कितनी भयावह रही होगी। क्योंकि पुराना रास्ता नदी के काफी करीब बाईं ओर से होकर गुजरता था, जिस कारण जान माल का बहुत ही नुकसान हुआ था। इसीलिए नए रास्ते का निर्माण नदी से उचित दूरी रखते हुए थोड़ा ऊंचाई पर किया गया है, जो कि 2 किलोमीटर जरूर बढ़ गया है, लेकिन सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह नया रास्ता पहले के मुकाबले काफी सुरक्षित प्रतीत होता है। और यह है यात्रा की अंतिम चढ़ाई, जो रुद्रा पॉइंट पहुंचकर खत्म हो जाती है। आजा, आजा, डंडा मत मार, डंडा रख। सीओ जा आराम से। हां ते बिंदु पड़ी ठंडा। वो तो ठंडा कहां? पड़ जा, पड़ जा। रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ मंदिर तक की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर की रह जाती है। 2019 में जिला प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा रुद्रा पॉइंट से केदारनाथ मंदिर तक ई-रिक्शा चलवाने की बात सामने आई थी, जिससे बढ़ी हुई दूरी का अंतर बैलेंस किया जा सके और श्रद्धालुओं का मंदिर तक पहुंचना भी आसान किया जा सके। खैर, अभी 2022 चल रहा है और इस योजना के बारे में चर्चाएं भी बंद हो चुकी हैं। खैर, हम तो अपनी 11 नंबर की गाड़ी यानी अपने दोनों पैरों पर इस दिव्य केदार घाटी के सौंदर्य का आनंद लेते हुए मंदिर की ओर आगे बढ़ रहे थे।
हमें चौमासी से केदारनाथ तक पहुंचने की बेहद खुशी हो रही थी और यहाँ पहुंचकर मन उत्साह से भर गया था। 2013 के बाद से इस घाटी का निर्माण कार्य लगातार चलता आ रहा है, जिसे पूरा होने में कुछ और सालों का वक्त लग सकता है। बताया जाता है कि यह मास्टर प्लान वैष्णो देवी यात्रा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो लीजिए केदारनाथ मंदिर का पहला दर्शन आपके समक्ष। भगवान श्री केदारनाथ मंदिर के दिव्य दर्शन। जय शंभो, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हम एक लॉज में रुके थे और स्नान आदि से निवृत्त होकर करीब 6:30 बजे शाम की आरती के लिए बाहर आए। जाओ लाइन में लग जाओ। चीज नोटिस किया आपने? मन में तीव्र अभिलाषा लिए दर्शन को ललाई श्रद्धालुओं का हुजूम बाबा की आरती के लिए एकत्रित हो चुका था। चारों तरफ बस महादेव की भक्ति में डूबे भक्तों द्वारा हर हर महादेव का दिव्य स्वर गुंजायमान हो रहा था। ऊपर से मंदिर की दिव्य बनावट पर इंद्रधनुष के समान पड़ रही रंग बिरंगी लाइटों ने मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा दिए थे। दोस्तों, केदारनाथ भगवान को जीवित लिंग भी कहा जाता है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक लिंग भगवान श्री केदारनाथ जी को माना गया है। यहाँ की दिव्यता के बारे में जितना बखान करें कम ही होगा। एक अलग ही अनुभव और पॉजिटिव एनर्जी का एहसास यहाँ पहुँचते ही हो जाता है। और हर साल लगातार लाखों श्रद्धालु भगवान श्री केदारनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पुण्य के भागीदार बनते हैं।
दोस्तों, केदारनाथ इतिहास को लेकर कई अलग अलग मत हैं, जिनमें से एक मत यह है कि महाभारत युद्ध के बाद भ्रात पाप से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में यहाँ आए थे। चूंकि भगवान शिव पांडवों से रुष्ट थे और उनसे बचने के लिए बैल का रूप धारण किए बाकी पशुओं के साथ जा मिले थे, जिनको रास्ते से हटाने के लिए बाहुबली भीम ने अपने विराट रूप का उपयोग किया और सभी पशुओं को डराकर हटा दिया। लेकिन वे तो भगवान शिव हैं, जो अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिले और अपना आकार बढ़ाते हुए भूमि में अंतर्ध्यान होने लगे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञात हो गया कि यह कोई साधारण बैल नहीं है। तभी बाहुबली भीम ने दिव्य बैल के पीठ के भाग को पकड़ लिया और बाकी पांडवों ने बैल के चरणों में झुककर क्षमा याचना मांगी और भगवान शिव से प्रकट होने का आग्रह किया। अंत में पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और भ्रात पाप से मुक्त करके मोक्ष का रास्ता बताया, जिसे स्वर्ग रोहिणी यानी स्वर्ग का द्वार कहा गया। और वहां पहुंचने से पहले पांडवों ने पंच केदार शिवलिंग का निर्माण किया। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर विशाल बैल का रूप धारण कर भूमि में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग नेपाल काठमांडू में प्रकट हुआ, जिन्हें हम पशुपति नाथ के नाम से जानते हैं, और भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में और पीठ वाला भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिन्हें पंच केदार नाम से जाना गया। बताया जाता है केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशजों ने करवाया था और बाद में मंदिर का कायाकल्प जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे कुछ ही दूरी पर शंकराचार्य जी की समाधि बनी हुई है, जहां इस वर्ष उनकी प्रतिमा का उद्घाटन स्वयं श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। दोस्तों, यह है पंचमुखी केदार बाबा, जो ग्रीष्मकालीन में 6 महीने के लिए केदारनाथ में विराजमान रहते हैं और इसके बाद शीतकालीन के अगले 6 महीने बाबा डोली में बैठकर ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में प्रवास करते हैं। तो दोस्तों, चौमासी से केदारनाथ तक 3 दिनों की हमारी यह यात्रा बेहद ही रोमांचक रही और साथ ही केदार बाबा के दिव्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन में बेहद खुशी थी, एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। और इसी ऊर्जा के साथ हम अगले दिन का एक और ट्रैक प्लान करने में जुट गए। अंततः हम सब की सहमति वासुकी ताल ट्रैक के लिए आखिरकार बन ही गई।